डेविल से शादी। दिवेश, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुमने पहले ही साहिल को मार दिया। मुझे अभी तक इसका कारण समझ नहीं आया। और अब तुम इस जगह पर आकर रह रहे हो, सबसे दूर। आखिर क्यों? मैं बस सही समय का इंतजार में हूँ। जिस दिन मुझे वो सही वक्त मिला, उस दिन मैं उस शहर में आ जाऊँगा। दिवेश की बात सुनकर उसके सामने बैठा हुआ आदमी, जिसकी उम्र लगभग 55 की होगी, वो अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, सही वक्त? मुझे तो डर है कि तुम्हारे सही वक्त आते आते कहीं अंश के हाथ तुम ही ना लग जाओ। वैसे भी उसकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। ना जाने वो कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुमसे जुड़े उस सच को भी। वो तो तुम्हारे पुराने घर भी गए थे। मुझे तो डर है कि कुछ मिला ना हो उन्हें। अब आगे। उस आदमी की बात सुनकर दिवेश ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जो उसने अपने फेस पे नहीं आने दिया था। वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका पता वो किसी को भी नहीं लगने देना चाहता था। साहिल, जिसे दिवेश ने निमी और मिता के कॉलेज भेजा था, वो अपना असल काम को छोड़कर कुछ और ही कर रहा था और बड़ी ही आसानी से अंश के निशाने पर आ गया था। और उसके जरिए अंश दिवेश तक ना पहुंच जाए, जिस वजह से दिवेश ने साहिल को मरवा दिया। दिवेश ने बहुत ही चाल चली थी मित्तल परिवार के करीब रहने के लिए, पर वो सभी बेअसर हो गया। यहाँ तक कि वो खुद भी मिता और निमी की कार के सामने आकर अपना एक्सीडेंट करवा के याददाश्त जाने तक का नाटक किया था, लेकिन अंश ने उसे भी उसमें फेल कर दिया था। दिवेश अब जो भी करना चाह रहा था, सोच समझ के और मौके पर करना चाह रहा था। एक बार फिर से अपने प्लान को वो फेल नहीं होने दे सकता था। तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं इग्नोर नहीं, बल्कि सोच रहा हूँ। तुम्हारी कही हुई बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्हें उस घर में कुछ मिला होगा। अब वो घर पूरी तरह से खाली है। वहाँ अतीत का कोई पहलू नहीं है। दिवेश ने ये कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैंने सुना है कि अंश की नज़र प्रताप इंडस्ट्री के शेयर पर है। हाँ, लेकिन वो कंपनी अभी भी प्रताप इंडस्ट्री के अंडर है। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में उसे गौरव प्रताप के हाथ में सौंप दी जाएगी, उस आदमी ने कहा। उसकी बात पर दिवेश ने कुछ नहीं कहा, बस सामने की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जो बहुत ही खतरनाक था। सुबह का वक्त। निमी ने रात को अंश से अपनी पूरी फाइल बनवा के ही सांस ली। वैसे भी अंश ने मिता की फाइल बना दी थी, और अब अगर वो निमी की फाइल नहीं बनाता तो पक्का निमी बहुत दिनों तक उससे बात नहीं करने वाली थी, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानता था। जिस वजह से बिना ज़्यादा निमी को परेशान किए उसने बना दिया। अभी सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे और निमी हमेशा की तरह घोड़े बेचकर सो रही थी, जबकि आज उसका प्रैक्टिकल था, पर उसे होश ही नहीं। कितनी बार अलार्म बजा, जिससे निमी ने सुबह सुबह उठने के लिए लगाया था, पर निमी की नींद के आगे वो भी फेल हो गया और निमी अपने अलार्म को बंद करके फिर से सो गई। कुछ देर बाद अंश अदिति को लेकर रूम में आया। वो देखा कि निमी अभी तक सो रही है। ये देख के अंश ने अदिति को झूले में रखा और निमी के पास जाकर उसे उठाते हुए बोला, निमी उठो, देखो 7:15 हो गए हैं, जल्दी उठो, तुम्हारा प्रैक्टिकल है आज। अंश की आवाज़ और ये सुन के कि सुबह हो गई और उसे प्रैक्टिकल देने जाना है, निमी हड़बड़ाकर उठते हुए बोली, क्या सुबह हो गई? मैं लेट हो गई। निमी ये बोलते हुए जल्दी जल्दी भागते हुए वॉशरूम गई। जल्दबाजी में वो कपड़े भी नहीं ले गई थी। ये सब देख के अंश खुद से बोला, इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला है। अंश क्लोसेट रूम में जाकर निमी के लिए एक
फॉर्मल ड्रेस निकाल के बेड पर रख दिया और वहीं सोफे पर बैठ के अपना काम करने लगा। कुछ ही देर हुआ था कि वॉशरूम का गेट खुलता है और निमी अपना छोटा सा सिर निकाल के बोली, अंश मेरे कपड़े दे दीजिए ना प्लीज़। उसकी बात सुनकर अंश अपनी जगह से उठा और बेड पर रखे हुए निमी की ड्रेस उसे देकर बोला, इतनी जल्दबाजी करोगी तो यही होगा ना, काम सही से होने की जगह खराब होगा। निमी ने अंश की कही हुई बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने कपड़े लेकर अंदर गई और जल्दी से चेंज करके बाहर आई और खुद को रेडी करने लगी। तुम्हारा प्रैक्टिकल कितने बजे से है? 9। अंश के सवाल पर निमी ने बस इतना कहा। वहीं निमी की बात सुनकर अंश टाइम देखा तो अभी 8 बज चुके थे। ये देखकर अंश बोला, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलो, टाइम हो रहा है, बिना ब्रेकफास्ट किए मत जाना। ठीक है। निमी जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे भाग गई। उसे जल्दी जाना था और अंश के ऑर्डर पर उसे ब्रेकफास्ट भी करना था। अगर बिना कुछ खाए वो चली जाती तो उसे पक्का अंश की बात सुनने को मिलता। निमी को देख मिता बोली, आज भी देरी से जल्दी नहीं उठा गया ना? क्या करूं यार, रात को बार बार उठना पड़ता है तो सुबह नींद कैसे खुलेगी। अच्छा ठीक है, यही ब्रेकफास्ट कर, जल्दी फिर चलते हैं। मिता ने कहा और दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगे, फिर कॉलेज के लिए निकल गए। कार में मिता ने एक बार फिर से निमी को याद दिलाने की वो दोनों से प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, वहाँ जाकर लड़ाई नहीं करना है। निमी उसकी बात सुनकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दी, जिससे मिता तो उसका इंटेंशन समझ चुकी थी। इसीलिए वो बोली, बेटा मैं तो तेरे से 100 कदम दूर रहने वाली हूँ, वरना तू तो लड़ेगी और साथ में मुझे भी इन्वॉल्व करेगी। निमी ने साफ साफ मिता की कही हुई बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था, जिसे देख के मिता चिढ़ गई। वो कुछ कहती तभी रियान आकर बोला, क्या हुआ, तुम दोनों सुबह सुबह किस बात पे बहस कर रहे हो? रियान मिता और निमी से जल्दी कॉलेज के लिए निकल गया था। वहीं रियान की बात सुनकर मिता कुछ कहती उससे पहले ही निमी बोल पड़ी, तेरी जीभ पागल हो गई है, उसका दिमाग ठीक कर, जस्ट शट अप निमी। मिता ने निमी से कहा। वो दोनों बहस ही कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने से आ रही रोमी और निशा पर गई। उसे देख के निमी मिता से बोली, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर उसने सामने से आकर मुझे उंगली करेगी तो मैं ज़रूर आज उसका मुंह तोड़ दूँगी। ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आफ्टर ऑल इसकी ये चमची ने उसे तेरे बारे में बता दिया होगा। तू नहीं जानती इसे, अपने घमंड के आगे इसे कुछ नहीं दिखता है। निमी ने इतना कहा ही था कि तभी रोमी निमी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, हेलो निमी, लास्ट टाइम जो हुआ मुझे लगा था कि तुम वापस मुझे नहीं दिखोगी, लेकिन आज फिर दिख गई। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे सुना है कि तुमने अस्मितल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। चालू तो तू बचपन से ही थी इतनी, ये आज पता चला। रोमी की सारी बातें सुनकर निमी मिता की तरफ देख के बोली, और तू मुझे शांत रहने के लिए कह रही थी? जुबान तो इसका ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, मिता ने रोमी की तरफ देखते हुए कहा। मिता और निमी को देख के लग रहा था कि वो दोनों कभी भी रोमी पर बरस जाएंगे। रियान यह देख के बोला, गर्ल्स रिलैक्स, अभी प्रैक्टिकल दे दो, बाद में लड़ाई करते रहना तुम दोनों। रियान की बात सुनकर मिता ने निमी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ खींचते हुए लेकर गई और बोली, ही इज राइट, अभी ये सब नहीं, वरना प्रैक्टिकल रह जाएगा और साथ ही हम फेल। चलो, प्रोफेसर को गुस्सा नहीं दिला सकते अभी। लेकिन तूने सुना नहीं इसने क्या कहा है? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, निमी ने रोमी की तरफ घूरते हुए कहा। लेकिन मिता उसके हाथ को पकड़ के वहाँ से लेके चली गई।
वहीं रोमी ने उन दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक जलन और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वहीं निशा ने रोमी की तरफ देख के बोली, मैंने कहा था ना, इन दोनों से दूर रहना, खास करके निमी से। अंश मित्तल की गर्लफ्रेंड है वो, और उसके खिलाफ कुछ भी किया ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उससे डर जाऊं? मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन अगर तुमने निमी को कुछ भी किया तो ना तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारे डैड के बिजनेस के लिए ठीक रहेगा। वहीं अगर निमी ने तुझे कुछ भी किया ना तो उसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे बचाने के लिए अंश मित्तल है। निशा ने रोमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोमी की समझ में कुछ आया कि नहीं, ये तो बस वही जान सकती थी। निशा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर अगर जब सामने वाला इंसान समझना ही नहीं चाहता हो तो उसे भगवान भी नहीं समझा सकते। निशा ने बहुत कोशिश की थी रोमी को समझाने की, लेकिन उसे देख के लग रहा था कि वो जरूर कुछ करेगी। इधर मिता ने निमी को शांत करते हुए कहा, शांत रह, अभी प्रैक्टिकल देना है। फाइल तो कल भाई ने बना दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल देने नहीं आने वाले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो सामने से आई तो मैं साथ नहीं रहने वाली हूँ, पहले ही तुझे कह रही हूँ। निमी ने एक उंगली दिखा के मिता से बोली, तो मिता ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स, बाद में मैं कुछ नहीं कहूँगी। इवन उसकी बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। सच में बहुत रूड लड़की है। पिछली बार बच गई थी, लेकिन इस बार कुछ कहा तो नहीं बचेगी। पिछली बार और इस बार भी मिता को रोमी की बात सुनकर गुस्सा आया था, बस कुछ रीजन की वजह से वो रुक जाती थी। दूसरी तरफ अंश अपने केबिन में था, तभी उसके पास रॉकी का कॉल आया। अंश ने उसका कॉल उठाया तो सामने से रॉकी ने कहा, सर, उस इंसान की कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं आ रही है। रॉकी की बात से अंश शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि रॉकी यही कहने वाला है। जो इतने साल से पैसे दे रहा था और वो भी किसी के सामने आए बिना, इसका मतलब साफ था कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। जब कोई इंसान खुद ही छुपना चाह रहा है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तू ये छोड़ कि अब वापस आ जाओ, अंश ने रॉकी से कहा। रॉकी से अंश को जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मिल चुकी थी, अब उसे कुछ नहीं जानना था। फोन रखने के बाद एक बार फिर से अंश सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगा। वो जितना चीज़ों को समझना चाहता था, चीज़ें उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। अब तक तो वो सिर्फ पास्ट में उलझा हुआ था, पर उसे अब निमी से रिलेटेड भी बात पता लगी। अंश सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने पंकज को अपने केबिन में बुलाया। पंकज कुछ ही देर में केबिन में आ गया। अंश ने उसके तरफ देख के कहा, निमी के कॉलेज में जाकर उसकी स्कॉलरशिप का पता करो। क्या सच में उसे किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं? पंकज के लिए ये थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि अगर निमी को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी तो उसने अपनी बैचलर डिग्री की पढ़ाई कैसे किया होगा? एडमिशन के वक्त तो अंश और निमी नहीं मिले थे, और अंश से क्या, निमी तो तब मिता को भी नहीं जानती थी, जिस वजह से उसके पास अपनी फी पे करने का कोई सोर्स नहीं था सिवाय स्कॉलरशिप के पढ़ने के। लेकिन सर, इसकी क्या ज़रूरत है? हमें पता है निमी को इस पोस्ट की वजह से स्कॉलरशिप मिला था, तो अब ये सब क्यों? निमी के बॉक्सिंग पर बैन लगा था, उसके बाद भी उसे इस पोस्ट की वजह से स्कॉलरशिप, और वो भी शहर के इतने बड़े कॉलेज में, थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? अंश ने जब थोड़े आराम से सभी चीज़ों के बारे में सोचा, तब उसे लगा कि ये भी हो सकता है।
पहले उसे निमी की लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज उसे ये बात समझ में आने लगी कि ऐसा भी हो सकता है। इस पहलू पर उसने ध्यान नहीं दिया था। वहीं पंकज भी जब ये सुना तब उसे भी थोड़ा अजीब लगा। उसने भी कभी इस तरह से नहीं सोचा था। असल में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आज जब अंश ने उसे ये कहा तब उसे भी कुछ गलत लग रहा था। वह अंश की तरफ देख के बोला, ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। ये बोल पंकज वहाँ से चला गया। वो जल्दी अंश के ऑर्डर पर क्वेश्चन नहीं किया करता था। उसे हमेशा यही लगता था कि अंश ने अगर उसे कुछ करने के लिए कहा है तो सही ही है। और आज तो बात निमी की थी, तो साफ है कि अंश को जरूर कुछ ऐसा पता चला है जो अजीब है। अंश के कहे अनुसार पंकज ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकालना उसके लिए इतना आसान नहीं हो रहा था जितना कि उसे लगा था। पंकज को लगा था कि कुछ घंटों में ही वो इस इन्फॉर्मेशन को निकाल लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर निमी और मिता का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ और इससे पहले कि उन दोनों का सामना रोमी से होता, तभी घर से कॉल आया, जिसे देख के निमी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से काव्या जी की घबराई हुई आवाज़ आई। हेलो निमी। हाँ आंटी, क्या हुआ है? आप इतना क्यों घबरा रही हो? निमी, अदिति को फीवर आ गया है। तुम्हारा प्रैक्टिकल अगर ख़त्म हो गया है तो घर आ जाओ। काव्या जी की बात सुनकर निमी भी घबरा गई और वह बोली, हाँ मैं आ रही हूँ, बस कुछ देर में। निमी ने कॉल रखा और मिता को सब बात बता के दोनों वहाँ से निकल गए। वहीं जब रोमी ने उन दोनों को घबरा कर जाते हुए देखा, उसे तो लगा था कि अभी निमी उससे कुछ कहेगी, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। कमाल है, ये ऐसे ही निकल गए। मुझे तो लगा था कि आके मुझसे अच्छा खासा बहस करते सुबह वाली बात को लेकर, पर इन्हें तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बात हुई है, रोमी ने खुद से कहा। वहीं मित्तल हाउस में डॉक्टर आकर अदिति को चेक कर रहे थे और वहाँ पर अंश भी था। जब उसे पता चला कि अदिति को तेज फीवर हो गया है, तभी वो अपना काम छोड़कर घर आ गया था। सभी चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने अंश को देख के कहा, ठंड लगी है, मैंने दवाई लिख दी है, बस आप ठंड से थोड़ा बचा के रखिएगा। डॉक्टर ने ये कहा और दवाई की लिस्ट दिया और वहाँ से निकल गया। आदि ने वो लिस्ट लेकर दवाई ऑर्डर कर दिया। वहीं अंश ने अदिति की तरफ देखा, जो अभी भी सो रही थी। फीवर की वजह से उसका छोटा सा फेस लाल हो चुका था। अंश उसके पास ही बैठ गया। अदिति कभी भी नींद में रोते हुए जाग रही थी। थोड़ी ही देर में निमी भी आ गई और वो जल्दी से अपने रूम में भाग के आई तो देखा कि अदिति सो रही है। उनके फेस को देखकर ही लग रहा था कि वो बीमार है। निमी ने अंश को देखा और धीरे से बोली, डॉक्टर ने क्या कहा? ठंड लग गई है, दवाई दिया है तो अभी फीवर उतर रहा है, अंश ने आराम से कहा। निमी बस उसे देख रही थी। किसी बड़े इंसान को फीवर आता है तो कितनी तकलीफ होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, और यहाँ तो ये कितनी छोटी है, सिर्फ 1 महीने की है, इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, और ये तो बोल के भी बता नहीं सकती। निमी अदिति के बगल में बैठ गई और उसे देखने लगी। अंश ने निमी को देख के कहा, चिंता मत करो, बच्चों को ऐसा होते रहता है। अंश की बात पर निमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह भी अंश के इस बात से सहमत थी, लेकिन थी तो वो एक माँ, और माँ का दिल कहाँ ऐसी बातों से बहल जाता है। वहीं निमी के साथ भी हो रहा था और अंश खुद भी इस बात को समझ रहा था। उसे भी अदिति की बहुत चिंता थी, इसीलिए तो उसने जैसे ये सुना कि अदिति का तबीयत ठीक नहीं है तो वह सब काम छोड़कर घर वापस आ गया था। अंश चेंज करने वॉशरूम में गया
और कुछ देर बाद बाहर आकर निमी के पास आकर बोला, निमी तुम भी चेंज कर लो, मैं अदिति के पास रहता हूँ। तब तक निमी का मन तो नहीं था, लेकिन वो चली गई चेंज करने, क्योंकि उसे बाहर के कपड़ों में अनकंफर्टेबल लग रहा था। इधर अंश जब अदिति के पास बैठा तो उसने देखा कि अदिति को पसीना आ रहा है। इसका मतलब कि उसका फीवर उतर रहा था। अंश ने एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर उसके फेस को साफ किया और टच किया तो अब अदिति की बॉडी गर्म नहीं थी। ये देख अंश रिलैक्स हो गया। दूसरी तरफ गौरव अपने ऑफिस में परेशान सा बैठा हुआ था। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, जिस वजह से वो अपने टेबल पर रखे हुए सामान को फेंकने से भी खुद को रोक रहा था। गौरव परेशान था, तभी उसके केबिन में उसके डैड आए। उन्हें देख के गौरव ने कहा, डैड आपने देखा क्या हुआ इस बार? मोम चाहती थी कि अंश के हाथ वो सेल लग जाए और अब ऐसा ही हो रहा है। वो सारे शेयर होल्डर्स सिर्फ एक ही मीटिंग में उस अंश मित्तल को अपने अपने शेयर्स देने के लिए रेडी हो गए, वो भी मैंने जो ऑफर दिया था उससे कम में। आखिर ये कैसे हुआ? गौरव के डैड ने उसकी बात सुनी। उन्होंने अपनी पत्नी की भी बात सुनी थी। फिर सोचा, आखिर रजनी के मन में क्या चल रहा था? ये बात दूसरे किसी को नहीं बताई। ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। आखिर रजनी क्या चाहती थी? और ये इन्वेस्टर इतनी आसानी से इतने बड़े शेयर को देने के लिए रेडी हो गए, ये बात तो रजनी ने भी नहीं सोचा होगा। मैंने उनसे जानने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ यही बोले कि वो सभी यही चाहते थे। धीरेन्द्र प्रताप यानी कि गौरव के डैड ने कहा। उनकी बात पर गौरव बोला, इससे तो अच्छा था कि मैं ही और ज़्यादा ऑफर करके वो शेयर ले लेता। कम से कम प्रताप इंडस्ट्री के कुछ तो शेयर मेरे हाथ आते। ये सारी गलती मेरे दादाजी की ही थी। उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी अभय प्रताप के नाम कर दी और जो बची वो डैड के नाम। मुझे तो पहले से ही साइड कर दिया था और डैड ने भी वही किया। मुझे प्रॉपर्टी देने की जगह संदीप के नाम कर दिया। प्रताप परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा। अभय जब से यहाँ से गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। बहुत जल्दी ही मैं उसकी जगह ले लूँगा। लीगली प्रताप इंडस्ट्री को अपने नाम करूँगा। प्रताप जी ने कहा। वो अब कैसे भी करके वो प्रॉपर्टी लेना चाहते थे जो अभय प्रताप और संदीप के नाम पर था। अब वो कैसे करेंगे ये तो वही जाने। गौरव भी अपने डैड की बात सुनकर खुश था। उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था कि प्रताप जी उनकी तरफ थे, ना कि संदीप की तरफ। संदीप के डैड होने के बाद भी आज तक प्रताप जी उसे पसंद नहीं किया। उन्हें तो यही लगा कि संदीप और उनके छोटे भाई यानी अभय जी ने उसके हिस्से का हक लिया था। वहीं अंश के पास पंकज का फ़ोन आया और उसने उस कॉल को देख के एक नज़र निमी की तरफ देखा, जो अदिति को गोद में लिए उसके साथ खेलते हुए ध्यान भटका के रखा हुआ था। ये देख के अंश वहाँ से उठा और बालकनी में चला गया और कॉल रिसीव करके बोला, हेलो सर, आपका शक सही था। निमी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, बल्कि उसकी पूरी फीस एक बार में पे की गई थी बिफोर द एडमिशन, और निमी को स्कॉलरशिप के बारे में बोलकर उसे एडमिशन दिया गया था। उस वजह से उसका हॉस्टल चार्ज भी फ्री था। पंकज की पूरी बात सुनने के बाद अंश इतना तो समझ गया था कि कोई निमी को बचपन से ही फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहा था। वो अलग बात थी कि अनाथ आश्रम में वो सपोर्ट निमी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ही उन पैसों को खा गए और निमी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अंश को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि
इसका कनेक्शन निमी के रिलेटिव से हो सकता है। कोई बिना मतलब तो किसी के पीछे इतना पैसा तो नहीं लगाता है। निमी के पीछे ज़रूर उसका कोई रिलेटिव होगा जो बिना किसी की नज़र में आए और साथ ही निमी को पता लगे बिना ही उसे सपोर्ट कर रहा था, और अब वो सपोर्ट भी बंद हो गया। इसका मतलब यही था कि वो अंशु और निमी के बारे में भी जानता होगा। तो ये कौन है ये अनजान व्यक्ति जो निमी को सपोर्ट कर रहा है, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।